हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज हम पढ़ेंगे, हम डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम देखो कौन सी डिसीज़ के बारे में देखेंगे, ये देखते हैं। आज हम देखेंगे निमोनिया के बारे में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं निमोनिया के बारे में। देखो, निमोनिया इज एन इन्फ्लामेटरी लंग कंडीशन विच प्राइमरली अफेक्ट द स्मॉल एयर सैक नोन एज एल्वेलाई। देखो, निमोनिया एक इन्फ्लामेटरी लंग कंडीशन होती है जो हमारी किसको अफेक्ट करती है, स्मॉल एयर सैक को, जिसे हम एल्वेलाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे एजेंट क्या होता है, किस किस से हमें निमोनिया कॉज होता है, ठीक है, किस किस की वजह से। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई कॉज निमोनिया। वायरसेस की वजह से हमें निमोनिया हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, और फंगी की वजह से हो सकता है हमें निमोनिया, ठीक है। इनकी वजह से हमें निमोनिया हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम होस्ट, किन किन को ये निमोनिया हो सकता है, ठीक है, किन किन एज ग्रुप्स को, ये देखेंगे। एज स्पेशली ग्रेटर देन 50 ईयर इंट्यूबेटेड पेशेंट, जिन पर्सन की एज 50 से ऊपर होती है, 50 साल से ऊपर होती है, उनको निमोनिया होने के बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंट्यूबेटेड पेशेंट मतलब वो पेशेंट जो बीमार रहते हैं ज़्यादातर, और जो खाना खुद से नहीं खा पाते, नली की तरफ से उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उन पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो, थर्ड है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, देखो, एक्सपोजर टू डस्ट, फ्यूम्स, वेरियस केमिकल। जो पर्सन डस्ट के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, मतलब उस एरिया में रहते हैं, यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, फ्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, केमिकल्स का वहाँ पे केमिकल्स का वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये हमने देख ली इसकी एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इंक्यूबेशन पीरियड कब तक होता है हमारा, 2 से लेके 4 वीक्स तक रहता है हमें। जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, ये हमें निमोनिया कॉज करता है तो हमें उसके सिम्टम्स 2 से लेके 4 वीक्स में दिखना शुरू होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे ये फैलता है, ठीक है। निमोनिया में बी ट्रांसमिटेड बाय समवन हु इज स्नीजिंग और कफिंग। कोई भी लोग छींक देता है, खांस देता है, तब भी हमें निमोनिया फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तब भी हमें निमोनिया हो सकता है। कोई अगर पर्सन खांस रहा है जिसको निमोनिया है, या फिर छींक रहा है, तब भी किसी पर्सन को निमोनिया हो सकता है, ठीक है। इन अदर वे समवन स्नीज इन योर फेस, या तो कोई पर्सन तुम्हारे फेस पे ही, जिसको निमोनिया है, उसने क्या किया, किसी के पर्सन के मुंह पे ही खांस दिया, ठीक है, मुंह पे ही खांस दिया या फिर छींक दिया, यू माइट पोटेंशियली गेट निमोनिया, उसे भी निमोनिया हो जाता है, ठीक है, उसे भी निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर, ठीक है। अब देखो, सिम्टम्स देख लेते हैं इसके क्या क्या होते हैं। देखो, पहला क्या है हमारा, कफ विद म्यूकस, कफ रहेगा और म्यूकस रहेगा, मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फीवर, बुखार आएगा, स्वेटिंग, पसीना आएगा, चेस्ट पेन रहेगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब रहेंगे जिसको निमोनिया होगा, सिम्टम्स ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वायरल निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया क्या होंगे, ठीक है। देखो, वायरल निमोनिया क्या होता है हमारा, वीजिंग स्टार्ट विथ फ्लू। वीजिंग मतलब जैसे कि वो पर्सन, कोई भी जिसको भी निमोनिया है, तो वो क्या करेगा, जब वो सांस लेगा, जो सांस में आवाज़ आती है वो बहुत ज़्यादा, वो उसकी आवाज़ आने लगेगी, ठीक है, उस सांस में उसकी बहुत आवाज़ आने लगेगी, और उसके साथ उससे फ्लू भी रहेगा, तो मतलब उसे वायरल निमोनिया है, ठीक है। और आफ्टर 12 to 36 आवर अ हाई फीवर कैन अकर, 12 से लेकर 36 घंटे बाद उसको बहुत तेज़ बुखार आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अगर वायरल निमोनिया है तो। बैक्टीरियल निमोनिया, देखो क्या होता है, बैक्टीरियल निमोनिया कब होता है, जैसे कि उसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, स्वेटिंग एंड ब्लूइश लिप्स एंड नेल्स, उसके क्या होंगे, पसीना उसे बहुत ज़्यादा आएगा, और जो होठ होंगे उसके क्या होंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे, और नेल्स भी, ठीक है, जिसको बैक्टीरियल निमोनिया होगा। और इससे क्या होगा, कॉज फीवर हाई एज 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से फीवर रहेगा उससे ज़्यादा, ठीक है। ये हो गए हमारे बैक्टीरियल निमोनिया। वायरल निमोनिया कब होंगे, उसके सिम्टम्स कैसे देखने को मिल गए, ठीक है, क्या क्या होंगे उसके सिम्टम्स, ये देख लिए हमने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस। हम कैसे कंफर्म करेंगे कि क्या कहते हैं निमोनिया है किसी भी पर्सन को, या तो हम ब्लड टेस्ट से कंफर्म हो सकता है हमें, या फिर यूरिन एनालिसिस से, ठीक है, या सिटी स्कैन से, इनसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि निमोनिया है किसी को भी, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होंगे इसके, ठीक है, कौन कौन से प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, ठीक है।
देखो, जनरली निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय द निमोनिया वैक्सीन। देखो, वैक्सीन के नाम क्या है, प्रिवेनर 13 एंड निमोनियोवैक्स 23। जिसको भी निमोनिया होता है, अगर हम उन वैक्सीन्स को दे दें तो उसको निमोनिया होने के चांसेस बहुत कम हो जा सकते हैं, तब भी हम उसे निमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन, होम ट्रीटमेंट, टेक प्रिस्क्राइब ड्रग, टेक रेस्ट, ड्रिंक प्लेनेटरी ऑफ वाटर फ्लूइड। देखो, जिसको भी निमोनिया है, अब उसे हम क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं। देखो, घर पे क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, जो भी ड्रग उसे प्रिस्क्राइब की गई है बाय द फिजिशियन और डॉक्टर, ठीक है, उसे वो ड्रग देनी है, ठीक है, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, ठीक है, और वाटरी फ्लूइड मतलब वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है और वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा लेना है, ठीक है। अब देखो, हॉस्पिटलाइजेशन में अगर कंडीशन उसकी सीवियर हो गई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे हॉस्पिटलाइज करेंगे, मतलब उसे हॉस्पिटल में भेजेंगे, ठीक है। इफ़ द सिम्टम्स आर वेरी सीरियस यू विल नीड टू ट्रीट। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीरियस देखने को मिल रहे हैं उसके, तो आपको हॉस्पिटल में उसे एडमिट करना है, ठीक है। फिजिशियन कैन कीप ट्रैक ऑफ द हार्ट रेट, टेम्परेचर, ब्रीथिंग एट द हॉस्पिटल। फिजिशियन क्या करेगा, उसके हार्ट रेट को चेक करेगा, टेम्परेचर क्या है उसका ब्रीथिंग रेट क्या है, हॉस्पिटल के अंदर चेक करेगा, ठीक है। अब देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, थेरेपी इंक्लूड आईवी एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्पिरेटरी थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी। अब उसको कौन कौन सी थेरेपीज हमें प्रोवाइड करानी है, आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है, रेस्पिरेटरी थेरेपी प्रोवाइड करानी है और ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करानी है, जिसको भी सीवियर कंडीशन हो गई है अगर निमोनिया में, ठीक है। अब देखो, अदर प्रिवेंशन टिप्स क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। ट्राई टू स्टॉप इफ़ यू स्मोक। कोई भी पर्सन जिसको निमोनिया अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसे जल्द से जल्द वो स्टॉप करनी चाहिए, ठीक है। ऑन डेली बेसिस वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर। आपको डेली बेसिस पे अपने हाथ धोते रहने हैं साबुन से और पानी की हेल्प से, ठीक है। टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम मेंटेन अ बैलेंस लाइफस्टाइल। अगर आपको किसी भी पर्सन के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, बूस्ट करना है, ठीक है, तो उसे प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अपनी खाने के अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हमारा टॉपिक निमोनिया फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, हम डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि करके, आज देखो, आज हम कौन सी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन के बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखो, अब स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। हाइपरटेंशन इज अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ डिसऑर्डर। हाइपरटेंशन क्या है, वर्ल्ड वाइड हेल्थ डिसऑर्डर है जो देखने को मिलती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हम दूसरे नाम से और किससे जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से, ठीक है। देखो, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है इसका। इट हैपन व्हेन द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स इज टू हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है बहुत तेज़ी से जो होता है, हमारे ब्लड वेसल्स और जो आर्टरीज होती हैं उसमें बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होती है बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, जिसकी वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। इसे ही हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, दिस कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, किडनी डिसीज इफ़ नॉट ट्रीटेड। अगर यह प्रॉब्लम हमारी सही नहीं की गई तो उसकी वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, ठीक है, और स्ट्रोक और किडनी डिसीज जैसी बीमारी देखने को मिलेंगी अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे, सही समय पे इलाज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूजली हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90 and is considered severe if the pressure is above 180/120 mm of Hg। हमारा हाइपरटेंशन कब कहलाया जाएगा, जब हमारा ब्लड प्रेशर 140 से लेके 90 mm होता है। सिस्टोलिक हमारा 140 होगा, डायस्टोलिक हमारा 90 होगा, उससे ऊपर होगा तब हमारी हाइपरटेंशन हो जाएगा हमें, ठीक है। अब अगर ये सीवियर कंडीशन कब बन जाती है हमारी, ये सीवियर कंडीशन तब बनती है जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है 180 से अबव हो जाता है, 180/120 mm Hg से अबव हो जाता है, उससे ऊपर चला जाता है, तब हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे हाइपरटेंशन के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब इनको देखते हैं एक एक करके, इनमें क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है।
अब इट इज़ अबाउट 90% ऑफ ऑल हाइपरटेंशन केसेस। जो 90% केसेस हाइपरटेंशन के देखने को मिलते हैं वो सारे प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी हाइपरटेंशन हमें कोई भी डिसीज़ की वजह से नहीं होता, कोई भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से नहीं होता, ये अपने आप होता है, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है। इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ हाइपरटेंशन केसेस। जो 10% केसेस मिलते हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के देखने को मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ वन व्हेन सम अदर डिसीज प्रोसेस और एबनॉर्मेलिटी इज इन्वॉल्व इन इट कोजेशन। देखो जो भी किसी पर्सन की बॉडी में भी अगर कोई भी डिसीज या कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है उन डिसीज और एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया ये दोनों। अब चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, देखो इन्हें देख लेते हैं। हम नॉर्मल हमारा हाइपरटेंशन कब होता है, जब हमारा कितना होता है 130 mmHg होता है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 85 mmHg होता है, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल हाइपरटेंशन, नॉर्मल कंडीशन कहलाई जाती है, सॉरी नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसे, ठीक है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन हमें कब होता है, जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 140 से लेके 159 mmHg एंड डायस्टोलिक 90 से लेके 99 mmHg, ठीक है। स्टेज 2 हमारा कब होता है 160 से लेके 179 mmHg और डायस्टोलिक 100 से लेके 109 mmHg, ठीक है। स्टेज 3 हमारा हाइपरटेंशन कब होता है, जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर हमारा ग्रेटर देन होता है 180 mmHg से और डायस्टोलिक ग्रेटर होता है 1110 mmHg से, ठीक है। ये हो गया हमारे स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन हमने देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब देखो अब हम पढ़ लेते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा एजेंट्स, किस किस की वजह से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। पहला है हमारा हाई अल्कोहल कंजप्शन। जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं उनको हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट 7 to 8 ग्राम पर डे। जो लोग सॉल्ट का कंटेंट मतलब अपने खाने में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, 7 से लेके 8 ग्राम तक खाते हैं तो उन्हें भी होने के चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं उन्हें भी हो सकता है हाइपरटेंशन। और जेनेटिक फैक्टर, या तो ये जेनेटिक्स होता है जी, मदर से आपको पेरेंट्स से क्या आया बच्चे में आ गया ये, ठीक है, जेनेटिक भी हो सकता है। अब देखो सेकंड क्या है हमारा होस्ट किन किन को ये हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट है इंक्रीज विद एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। बोथ सेक्सेस, फीमेल में भी हो सकता है मेल में भी हो सकता है, ठीक है। अब कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें ये हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। पहला है देखो स्ट्रेस। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, देखो एक एक करके देखते हैं। पहले स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वर्क एक्टिवली और अनकॉन्शियसली थ्रू मेंटल प्रोसेस टू प्रोड्यूस हाइपरटेंशन। देखो पहला है हमारा स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, काम का स्ट्रेस या किसी चीज़ का भी उनको स्ट्रेस होता है तो उन लोगों को भी चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन होने के, ठीक है। उन लोगों में भी ये देखा जाता है हाइपरटेंशन की कंडीशन, ठीक है। एंजाइटी, जो लोग एंजाइटी जिनको ज़्यादा होती है उनको भी होता है ये। टेंशन लेते हैं किसी भी चीज़ की, बात बात पे टेंशन लेने रखते हैं, उन लोगों को भी ये डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वर्क एक्टिवली और अनकॉन्शियसली थ्रू मेंटल प्रोसेस। और जो ज़्यादा काम करते हैं इसकी वजह से इन लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी टेंशन जैसी देखने को मिलती है ना, उनको ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अब देखो इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा, हाइपरटेंशन कैन बी कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग द बॉडी वेट। हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपना बॉडी वेट को कम कर लें, ठीक है। सेकेंड है हमारा इट कैन बी रिड्यूस बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम रोज़ाना फिजिकल कोई ना कोई एक्टिविटी करें या फिर रेगुलर एक्सरसाइज करें तब भी हम इसे दूर कर सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, अपनी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, ठीक है, इस चीज़ को चेंज कर लें तब भी हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है देखो रिड्यूस स्ट्रेस, स्मोकिंग, योगा एंड मेडिटेशन विच कैन रिड्यूसिंग हाइपरटेंशन। अगर हम स्ट्रेस कम से कम ले, स्मोकिंग अल्कोहल कंजप्शन नहीं करें और योगा करें, अपनी लाइफस्टाइल में योगा को ऐड करें, मेडिटेशन को ऐड करें तो हम क्या कर सकते हैं हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट है हमारा, इट कैन बी रिड्यूस बाय एनकरेजिंग द पीपल टू टेक केयर ऑफ सेल्फ बाय टेकिंग his own BP and keeping a record and consulting healthcare service whenever required। देखो हमें उन लोगों को एनकरेज करना चाहिए, उन लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए जिनको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी होती है, कि वो अपना रेगुलर बीपी ये सब जाके डॉक्टर से रेगुलर अपना चेकअप कराते रहें, ठीक है, उन्हें बताना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी रिड्यूस बाय ऑल्टरिंग द डाइट। देखो इसमें पहला क्या है हमारा, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक नॉट मोर देन 5 ग्राम पर डे। अगर हम सॉल्ट का कंटेंट अपनी डाइट में कम से कम लें, 5 ग्राम से कम लें एक दिन के अंदर, तो हम तब भी हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक अकॉर्डिंग टू इट्स बॉडी नीड्स। अगर हम अप्रोप्रिएट अमाउंट में कैलोरी का इनटेक करेंगे, कैलोरी को लेंगे जो जितनी हमारी बॉडी को नीड है, तब भी हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग कंजप्शन। जितना हम अवॉइड करेंगे एल्कोहल एंड स्मोकिंग कंजप्शन को, तब भी हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी कंट्रोल बाय अवॉइडिंग जंक फूड एंड फ्राइड आइटम्स। अगर हम जंक फूड कम कर दें अपनी डाइट में, कम से कम खाएं, फ्राइड आइटम्स को कम से कम खाएं, बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, तब भी हम इस हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉलो डॉक्टर एडवाइस प्रॉपरली। और आपको डॉक्टर की एडवाइस प्रॉपरली फॉलो करनी है, तब भी हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब देखो ट्रीटमेंट्स क्या होंगे हमारे, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। देखो इसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन्स को दे सकते हैं जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं हाइपरटेंशन को। पहला है हमारा लॉसार्टेन, ठीक है, एनेलाप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये हम यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन में, ठीक है, इन सब मेडिसिन्स को, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हाइपरटेंशन हमारा टॉपिक फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है।